कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े किसान, गाजीपुर बॉर्डर के किसानों का ऐलान, मांगे न मानने पर 26 जनवरी को फहराएंगे तिरंगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की डेट को लेकर थोड़े चिंतित दिख रहे पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स, बोले लॉकडाउन में खूब आई नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए सही से नहीं हो पाई ऑनलाइन क्लासेस। एडीए कमिश्नर ने जामग्रस्त इलाकों का किया निरीक्षण, निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने उठाया था मुद्दा, बोले श्याम सुंदर अतिक्रमण करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। सूरजमल विहार में पाइपलाइन के लिए तोड़ी गई सड़क में बना जानलेवा गड्ढा, सड़क खस्ताहाल होने से लोगों को आने जाने में हो रही भारी दिक्कत। और स्थायी समिति की बैठक में आम माफी योजना पर हुई चर्चा, 3 साल का टैक्स एक मुश्त जमा करने पर ब्याज पेनल्टी वगैरह होंगी माफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन को चलते हुए आज 35वां दिन है। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ साथ एमएसपी की गारंटी समेत 5 मांगे कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो आगामी 26 जनवरी को तिरंगा हम फहराएंगे। वहीं दूसरी ओर कृषि कानून के मसले पर किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच विज्ञान भवन में बातचीत हो रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 40 किसान संगठन पहुंचे हैं, जबकि सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बैठक में शामिल हैं। किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। वहीं सूत्रों के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी। ऐसे में इस बैठक पर भी ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। हाँ, आए नहीं, 35 दिन हो गए, नतीजा आए नहीं अभी सामने। तो आज किसान क्या सोच रहे हैं? नतीजा किसान ये सोच रहे कि आज सरकार बात मान लेगी, हमारी बिल वापसी लेगी, जो कानून है वे वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, बिजली का एक कानून है, एनजीटी का कानून है, तो सारे जो कानून बना रखे ये हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो आवेगा। हाँ, चल रहे, करेंगे बात। तो अब आप सीधा मीटिंग के लिए निकल? हाँ, मीटिंग के लिए चल रहे हैं। हाँ जी, जो वार्ता की जाती है वे उम्मीदों पे बात की जाती है। एक बात का निष्कर्ष निकले इससे, तो ये हर आदमी के मन में होता है कि हम बैठ के बात करेंगे, टेबल करेंगे तो उसमें कोई ना कोई नतीजा हमारा निकलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि उम्मीद से बात की जाए। बेउम्मीद जब आदमी हो जाता है फिर अपने अपने घर बैठ जाते हैं, फिर नहीं बात कर। हाँ जी, निकले नहीं। अब वो भी एक सरकार का जो रवैया, अड़ियल रवैया है ना, एक तरफ तो पूरा भारत है और एक तरफ 10-20 आदमी हैं, तो वो अपनी जिद पे अड़े, उनके हाथ में पावर है, वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भारतीय लोग हैं उनके पास पावर नहीं है, लेकिन वो सब इकट्ठा होके एक स्टेज पे बैठ गए उसका विरोध करने के लिए, विरोध जता रहे हैं। उनको सोचना चाहिए इस विरोध के लिए कि ये पूरा भारत मेरे खिलाफ हो रहा है, तो हमें इस बात का कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। ये 3 कानून जो हम लाए हैं ये गलत हैं, तभी तो ये विरोध हो रहा है मेरा। अगर सही होता तो आदमी खुश हो जाते। देखिए, ये जो सरकार की एक पॉलिसी है, ये लोगों को ये बताने के लिए है भी हम बात कर रहे हैं, किसान नहीं मान रहे हैं। लेकिन किसान जो है दूसरी बार लिख के दे चुके हैं। अभी उन्होंने मांगा था भी आप अपना एजेंडा लिख के दीजिए, अगर बुलाने लायक होगा तो हम बुलाएंगे। इस बार भी एजेंडे में वही 5 पॉइंट है कि आप ये 3 कानून जो है वापस लीजिए और एमएसपी की गारंटी दीजिए, और जो आपने पराली वाला कानून बनाया उसको निरस्त करिए, और जो बिजली वाला बिल है उसको वापस लीजिए। आज भी उन्होंने 5 भेजे हैं। उसके बाद भी अगर बुलाने के बाद फिर ये कहते हैं भी इसमें जो है इसको कम कर लो, इसको ज़्यादा कर लो, तो इसमें गलती किसकी, किसानों की है या सरकार की है? किसान जो है जी एक एजेंडा बना है, उन्होंने ये कह भी दिया है और ये लीक भी हो चुका और हम इसको मानते भी हैं। फिर 26 तारीख को अगर ये 26 तक खींचता है, सरकार इसको नहीं मानती है, तो 26 की परेड में आपके जो है किसान भी उसमें परेड करेगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो स्टूडेंट्स के बारे में है। आपको बता दें कि 12वीं क्लास के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट 31 दिसंबर तक यानी कि कल तक जारी होनी है। और ऐसे में स्टूडेंट्स थोड़े चिंतित हैं, क्योंकि लॉकडाउन में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन क्लासेस सही से नहीं हो पाई।
उनका कहना है कि इससे उनकी पढ़ाई पर कहीं न कहीं असर तो पड़ा ही है। वहीं अभी तक अपने देश में कोरोना की वैक्सीन भी नहीं आई है। ऐसे हालातों में एग्जाम देने को लेकर स्टूडेंट्स अपनी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा चिंतित हैं। उनका कहना है कि ऐसे हालातों में वो अपने बोर्ड के एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करके कैसे दे पाएंगे। डेट शीट रिलीज होने वाली है, तो उसके लिए हम 12वीं कक्षा के छात्र बहुत चिंतित हैं, क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाई है। ऑनलाइन पढ़ाई इतनी समझ नहीं आई, सिलेबस कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई इतनी समझ नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। जितने स्कूल चलते थे तो अच्छे से साल गुजर जाता तो अच्छे नंबर लेके बच्चे पास हो जाते थे। आने वाली 31 तारीख को हमारी डेट शीट आने वाली 12th क्लास की, इसलिए बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है लेकिन ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई है। परीक्षा आने वाले हैं सामने और कैसे पेपर देंगे। आने वाली 31 तारीख को जो 12वीं कक्षा की डेट शीट आ रही है उसे लेके हम काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि उसके बाद जो हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें हमें काफ़ी डर लग रहा है। उसका रीज़न उसकी वजह यह है कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं अब तक कोरोना काल में, उसमें काफ़ी नेटवर्क इशू हुए हैं और जो पेपर आने वाले हैं उसमें हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। हम ऑनलाइन क्लास में इतना समझ आया है पर इतना नहीं आया। तो वहीं नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल रात ही नए साल का जश्न मनाया जाने वाला है। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली के लोग किस तरह न्यू ईयर मनाएंगे, इसके बारे में लोगों से बात की सीसीएन संवाददाता अमन ने। इस दौरान पूर्वी दिल्ली के कई लोगों का कहना है कि आने वाले नए साल का जश्न वो घर पर रहकर ही मनाएंगे। लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते वो बाहर नहीं निकलेंगे। उनके मन में अभी भी कोरोना का डर है, जिसके चलते बाहर की बजाय वो घर पर ही नए साल का जश्न मनाएंगे। वहीं इसके अलावा कई लोगों ने पार्टीज और घूमने फिरने की प्लानिंग कर रखी होगी, लेकिन ध्यान इस बात का भी रखा जा रहा है कि ये साल बाकी सालों से काफी अलग है। कोरोना महामारी के साथ लोगों की जिंदगी में भी कई तरह के उतार चढ़ाव आए हैं, तो बेशक रौनक थोड़ी फीकी रहने वाली है। नव वर्ष मनाएं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसीलिए बचने के लिए घर में मनाएं तो बहुत बढ़िया है। बाहर बिल्कुल ना जाएं। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि घर पे रह के मनाएं, बहुत बढ़िया है। नहीं, खाने पीने की ऐसा है, देखो कुछ तो ऑनलाइन भी सुविधा है, वैसे तो देखा जाए तो वो भी आपके यहाँ आ सकते हैं। दूसरा, नियर अबाउट मार्केटें हैं, वहाँ से अपना कोई चीज़ परचेज करके अपना घर पे बैठ के खाओ तसल्ली से। हम माहौल को देखते हुए, दिल्ली के माहौल को देखते हुए हम नहीं चाहेंगे कि बाहर जाके अपना एंजॉयमेंट करना। हम अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ ही एंजॉयमेंट करना चाहेंगे। कोरोना का डर के कारण हम लोग बाहर जाना नहीं चाहते, अपनी फैमिली के साथ ही एंटरटेनमेंट करेंगे। अभी घर ही मनाना चाहिए। अभी कोरोना थोड़ा स्लो तो हुआ, लेकिन इतना स्लो नहीं हुआ कि हम लोग घूमने निकल जाएं, बाहर जाएं। ये अभी स्थिति ऐसी नहीं जाने के लिए। तो हम सबको मैं अपील करना चाहूँगा, नया साल बनाएं, खुशी से बनाएं, लेकिन अपने घर पे बनाएं और सेफ रहें, और अपने भी घर में ही सेफ हो, घर से बाहर और कहीं सेफ आप हैं नहीं। इस साल जो 2020 में त्रासदी हुई है कोरोना के रूप में, तो इस साल हमने फैसला किया कि हम नव वर्ष अपने घर पे ही मनाएंगे, ना कि बाहर जाकर, और बच्चों के साथ ही मनाएंगे हंसी खुशी। भीड़ भाड़ से बचेंगे, क्योंकि कोरोना तो अभी गया नहीं है। अभी कोरोना टीकाकरण होगा शुरू जनवरी से या फरवरी से होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और अभी ख़त्म नहीं होता जी कोरोना। अभी तो नया एक और आ गया, लोग बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीडीए के कमिश्नर डी वर्मा ने अन्य अधिकारियों के साथ जामग्रस्त रहने वाले इलाकों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि डीडीए सदस्य और रघुबरपुरा वार्ड से निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने 23 दिसंबर को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में अतिक्रमण समेत कई मुद्दे उठाए थे। इसके बाद डीडीए कमिश्नर ने झील, राजगढ़ कॉलोनी, सतनाम रोड, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर के मंदिर मार्ग से घोंडली चौक तक का निरीक्षण किया और यहां अतिक्रमण के कारण रोजाना लगने वाले जाम से अवगत करवाया। इस दौरान श्याम सुंदर अग्रवाल ने अधिकारियों को बताया कि कुछ लोगों ने सड़क की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण जाम लग जाता है और जाम में फंसने के कारण समय से हॉस्पिटल न पहुंच पाने से सैकड़ों मरीजों की मौत हो चुकी है। लिहाजा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और अतिक्रमण से मुक्ति दिलाई जाए। डीडीए कमिश्नर डी वर्मा जी ने सतनाम रोड, मंदिर मार्ग और हंसराज मार्ग का दौरा किया। इन तीनों सड़कों पर अतिक्रमण बहुत बड़ी मात्रा में हो चुका है। मास्टर प्लान में सतनाम रोड जो 100 फुट की दिखाई गई है, आज मात्र 25-30 फुट की रह गई है। उन्होंने अपने दौरे में सब चीज़ों का अवलोकन किया
उन्होंने कहा वाकई में स्थिति बहुत ख़राब है, इसको सुधारने की ज़रूरत है और हम तीनों सड़कों का अलग अलग समय पर यहाँ से अतिक्रमण हटाएंगे। जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों को कब्जा किया है उनको भी हटवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस काम को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। मुझे खुशी है कि डीडीए के वाइस चेयरमैन अनुराग जैन जी ने, जब मैंने उनसे मीटिंग की थी, तुरंत संज्ञान लिया, अधिकारियों की एक टीम भेजी, उस टीम ने आज यहाँ पे दौरा किया। कोरोना का नया स्ट्रेन अपने देश भारत में आ चुका है। ऐसे में हम लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इसको लेकर सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने डॉक्टरों से खास बातचीत की। इस दौरान डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, देखिए इस खास बातचीत में। है तो कोरोना ही, इसका मृत्यु दर या इसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन या इसकी बीमारी की कॉम्प्लिकेशन तो वही रहेंगी, इलाज भी वही रहेगा। आईसीएमआर ने कल क्लियर किया है कि हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अंदर कोई फ़र्क नहीं ला रहे, अभी सब वही चलेगा। और लेकिन प्रिकॉशन लेने की बात है कि भारत नहीं चाहता कि इसकी ट्रांसमिशन हर जगह पर पुराने वाली स्पीड पर आ जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वायरस के सिम्टम्स भी वही रहेंगे जो कोविड के थे, खांसी, जुकाम, बुखार और सिर में दर्द, उल्टियाँ, पेट में दर्द, टेस्ट जाना और स्मेल जाना, सारे सिम्टम्स वही रहेंगे। आम डॉक्टर, बल्कि बड़े से बड़ा डॉक्टर सिम्टम्स देख के नहीं बता सकता कि ये कोविड ओरिजिनल है या म्यूटेशन वाला है। अगर एक कोविड पेशेंट एक बंदे को फैलाता है तो इसमें 1.7 चांसेस है, तो दैट मीन्स 70% मोर फास्टर स्प्रेडिंग ये वायरस है एज कम्पेयर टू जो कोविड, जो अभी नॉर्मल स्ट्रेन जो हम देख रहे थे। तो ऑब्वियसली ये डरने वाली बात है कि अगर पहले ये एक दिन में मान लो 500 लोगों को करता था, तो अब ये शायद 600 या 700 लोगों पे फैलने की उम्मीद कर सकते हैं। बट जहाँ तक देखा जा रहा है वैक्सीनेशन का पॉइंट, और जहाँ तक देखा जा रहा है इस बीमारी से डेथ कितनी हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कितनी हो सकती है, वो कह रहे हैं कि सिमिलर रहेगा जैसे कोविड का जो पहला वाला स्ट्रेन है। इम्यूनिटी को तो बढ़ाना ज़रूरी है ही है, जैसे आपने कहा कि काढ़ा पीना, पौष्टिक आहार लेना, डाइट को अपना अच्छा रखना, एक्सरसाइज करना, फिट रहने की कोशिश करना। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर ज़्यादा और तेज़ी से फैलता है तो हमें ये भी है कि इसके लिए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हाइजीन के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। यहाँ पर ये अगर आ जाता है तो ये बहुत ही फास्ट और सुपर स्प्रेडर की तरह काम करता है, इसीलिए इसका जल्दी से जल्दी आइडेंटिफिकेशन ने केंद्र सरकार ने ये कानून कल बनाया है। इसके अलावा WHO के अनुसार हर 300 RT-PCR पॉजिटिव पेशेंट्स का एक पेशेंट्स का होल जीनोम टेस्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब तक जो हम RT-PCR में 2 जीन टेस्ट कर रहे थे, अब ये तीसरा S जीन टेस्ट भी शायद RT-PCR के लिए एक ज़रूरत है, एक मैंडेटरी होने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मेरा सोच है। और आगे आने वाले समय में हमें इस सुपर स्प्रेडर अगर हिंदुस्तान में आ गया है तो उसको कंटेन करने के लिए और एग्रेसिव टेस्टिंग आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेंगी। उसमें एक है स्ट्रेटेजी होगी कि RT-PCR में अब 2 जीन की जगह S जीन टेस्ट भी किया जाए। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में भाई परमानंद स्कूल के पास वाली सड़क खस्ताहाल हो गई है। आपको बता दें कि कई दिन पहले यहां सड़क काटकर पाइप डाले गए थे और पाइप डालने के बाद ईंट की रोड़ी डालकर मरम्मत की गई, जो समय बीतने के साथ निकल गई है और सड़क पर खतरनाक जानलेवा गड्ढा हो गया है। ऐसे में लोगों को सड़क से आने जाने में दिक्कत होती है। जनता का कहना है कि दिन के समय तो गड्ढा दिख जाता है, लेकिन रात में अक्सर सड़क के खस्ता होने की वजह से हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस सड़क को अच्छी तरह से रिपेयर कराया जाए। दिक्कत तो देखो रहेगी, उसको ढकना भी जरूरी है ना, उसको मतलब मेंटेनेंस अगर मतलब अपने खुदाई करी है तो उसको कम से कम ठीक से करना जरूरी है। तो दिक्कत तो रहेगी ना, बाइक सब निकालते हैं तो अब हाँ बिल्कुल पलट जाएगा। कि देखो उसमें गंदा कितना है, उधर की साइड में आप देखो ध्यान से कि कितनी प्रॉब्लम होती है उधर की साइड जाने में। पर ये प्रॉपर तरीके हाँ बंद करना जरूरी है इसको, क्योंकि इसी तरीके से जिससे मेंटेनेंस ये है, लेवल एक होना जरूरी है उसका। तो ये गड्ढा भरने का गड्ढा खोद कर ऐसे ही छोड़ दिया, इसको मरम्मत करानी चाहिए थी इनको, वो कुछ भी ठीक नहीं कराया। सर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं तेज़ी में आते हैं, बच्चों को बिठा के आते हैं गाड़ी पे, तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में सामने ही स्कूल है और बच्चे भी इसमें आते जाते रहते हैं। हाँ जी काम के लिए। बिल्कुल। तो क्या हादसा होने का डर रहता है? हाँ जी बिल्कुल डर रहता है जी। हाँ ये इसको कम से कम तो
1.5-2 महीने होने वाले हैं इसको ऐसे ही छूटा हुआ है। हम तो यहीं से रहते हैं, निकलते रहते। 2 व्हीकल वाले बिल्कुल उनको एकदम से इमीडिएटली स्टॉप होना पड़ता है, नहीं तो गिरने पूरा गिरने का चांस है बिल्कुल। देखिए ये तो कहीं दिन की बात, थोड़ा हाँ दिख जी, जाता है हाँ रात जी। के समय में। रात के समय तो और ज़्यादा खतरनाक है सर। रात के समय तो बिल्कुल ही गिरने का ही रहता ही है, गिर ही जाएगा बंदा। स्थायी समिति की बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए लाई जा रही आम माफी योजना पर चर्चा हुई। स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि ये योजना लोगों के लिए काफी लाभकारी होगी। आपको बता दें कि 31 मार्च तक ये योजना रहेगी, जिसमें लोगों को ब्याज, पेनाल्टी वगैरह माफ होने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गांव वालों के लिए योजना में 3 साल का टैक्स एक मुश्त जमा करने वालों के लिए ये छूट रहेगी। वहीं दूसरी ओर इससे निगम के खाते में भी पैसे आएंगे। जो ब्याज और पेनल्टी थी उसको माफ़ किया था, उसके बाद वो छूट बंद हो गई थी, तो हमारा जो रेवेन्यू है आना वो बंद हो गया था। उसके बाद पुनः हमने उस पर विचार किया और हाउस में उसको पास किया है। जो आवासीय परिसर हैं उस पर वो छूट हमने फिर से जारी की है, वो छूट 31 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में एक प्राइवेट प्रस्ताव लगा है जो अपने नेता सदन जी ने रखा है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कोई ना कोई छोटे छोटे काम हो रहे हैं और उन लोगों को, गांव के लोगों को ज़्यादा हाउस टैक्स से जो प्रॉपर्टी टैक्स है जमा करना या उनके तक कोई पहुंचना या हमारा वहां तक कोई पहुंच नहीं पहुंची थी। इस कारण अब क्या था, हाउस टैक्स ने सबको नोटिस देने शुरू कर दिया और वो नोटिस कोई 8 लाख का, कोई 7 लाख का, कोई 6 लाख का। अब गांव वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीवन यापन छोटी मोटी दुकान से करते हैं, खेत रहे नहीं है, नौकरी है नहीं, तो इतना बड़ा अमाउंट देख करके उन सब के पसीने छूटने लगे। तो उसमें हमने इस तय किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ इस तरह के छोटे छोटे काम हो रहे हैं उन लोगों को भी हम पीछे की तरह जैसे हमने और उसमें छूट दिए, तो लगभग 3 साल का लेकर के जो 2014 तक का ये बिल बना करके भेज रहे हैं, उनको नोटिस भेज रहे थे, उसमें एक योजना हमने बनाई है कि उसमें ये माफ़ किया जाए और 3 साल का लेकर के पिछला सारा माफ़ कर दिया जाए। अगर 3 साल का वो देंगे तो उससे हमारा जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो 10 लाख देगा नहीं और 2000 रुपये हम लेंगे नहीं। तो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उनको ये हमने एक राहत दी है कि उस प्रॉपर्टी टैक्स में उनको छूट दी जाएगी। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।